हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई रिएक्शन जिसका नाम है बिर्च रिडक्शन। तो आप सब लोग जानते होंगे कि बिर्च रिडक्शन के अंदर जो सॉल्वेंट आप यूज़ करते हो वो होता है लिक्विड अमोनिया। इसके संग आप एल्कली मेटल्स या एल्कलीन अर्थ मेटल्स यूज़ कर सकते हो। इसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम हम यूज़ नहीं करते हैं। रीज़न ये होता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है उनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो इनको रिडक्शन करवाने में दिक्कत पैदा करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने से रुकती है। और वैसे भी इन दोनों का जेड स्टार थोड़ा ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पूरे एल्कली मेटल्स और बाकी बचे हुए मतलब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम इनको आप यूज़ कर सकते हो विद लिक्विड अमोनिया फॉर रिडक्शन पर्पजेज। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हम अमोनिया ले रहे हैं तो हम अमोनिया क्यों ले रहे हैं, ऐसा उसमें क्या स्पेशल चीज़ है जो पानी के अंदर नहीं है। तो देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या स्पेशल बात है। तो देखिए, अमोनिया जो होता है, सबसे पहले अमोनिया का जो लिक्विफाइंग टेम्परेचर है वो होता है -33 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो अमोनिया है वो बेस टेम्परेचर सेंसिटिव आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर हम -33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर -33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर होगा तो आप उसे लिक्विफाई नहीं कर पाओगे, तो हम उसको उसके अंदर जो एल्कली या एल्कलीन अर्थ मेटल्स है उनको हम सोल्यूबल कर ही नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से लैब में दो चीज़ें यूज़ की जाने लगी हैं आजकल। क्या करने लगे हैं वो लोग कि अगर अमोनिया ही लेना है आपको, आपकी लैब काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, तो आप अमोनिया को लोगे तो कितने पे लोगे, -33 डिग्री सेल्सियस पे लोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतना टेम्परेचर हम अचीव नहीं कर सकते लैब में, तो आप एक काम कर सकते हो, हम जो है अमोनिया की जगह पे डाइएथाइलअमीन या फिर मोनोइथाइलअमीन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ETNS2। अच्छी बात यह है कि इन दोनों अमीन्स के साथ जो टेम्परेचर अचीव किया जाता है वो आपका लगभग रूम टेम्परेचर के आसपास होता है। इन दोनों को आप 25 डिग्री सेल्सियस पे भी यूज कर सकते हो विद एल्कली या एल्कलीन अर्थ मेटल के साथ। रही बात टेम्परेचर, अगर आप बढ़ा दोगे 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लोगे तो ये H+ देने लग जाएगा अमोनिया या फिर डाइथाइलअमीन। तो इस केस ऐसे केस में आप जो चाह रहे थे रिडक्शन वाले प्रोडक्ट्स वो नहीं मिलेंगे, वहाँ कुछ और रिएक्शन हो जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा स्ट्रिक्टली कि जब अमोनिया को यूज़ कर रहे हो, आप लिक्विड अमोनिया को यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस रखा जाएगा। लेकिन अगर आप डाइथाइल या मोनोइथाइलअमीन ले रहे हो तो वहाँ पर आप टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के आसपास रख सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी अमोनिया की जो प्रॉपर्टी है, अमोनिया पानी से इतना अलग क्यों है। तो अगर हम बात करें अमोनिया और पानी के डिफरेंस की, तो होता यह है कि जो पानी है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़ा ज़्यादा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने से होता क्या है, जब किसी भी चीज़ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है तो वो आयंस को जल्दी तोड़ देता है। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास Na है, नमक है, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है। ठीक है, नियरली 1000 होता है। तो अगर आप कितना भी गर्म करो, आप Na और Cl को अलग नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए पानी में डालते ही ये तुरंत टूट जाता है। रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है कि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से वो आयंस को, जो आपके आयनिक कंपाउंड्स है उनको तुरंत ब्रेक कर देता है दो भागों में। मतलब Na को अलग कर देगा, Cl को अलग कर देगा, और Na को भी हाइड्रेट कर लेगा और Cl को भी हाइड्रेट कर लेगा। तो जो पानी है, जब किसी चीज़ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है तो वो आपके जो आयंस है उनको पूरी तरह से अलग अलग कर देता है और उनको हाइड्रेट भी कर देता है, जिससे काफ़ी हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है, जिससे उन आयन को स्टेबिलिटी भी मिलती है। लेकिन अगर अमोनिया का कंपैरिजन करें हम पानी की तुलना में, तो अमोनिया जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी कम है। ठीक है, नियरली 20s के आसपास होता है, जबकि जो पानी है उसका 80s में होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ज़्यादा, अब इतना कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो अमोनिया है वो आपके आयनिक कंपाउंड को तोड़ ही नहीं पाता है प्रॉपरली। इसी वजह से कुछ अजीबोगरीब रिएक्शन देखने को मिली है। जैसे कि देखिए, अगर मैं एक बीकर लूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मैं एक बीकर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ पहले। ठीक है, जैसे मैंने एक बीकर लिया, बीकर में मैंने डाला पहले KCl, बीकर में मैंने पानी डाल दिया पहले। ठीक है, बीकर में मैंने क्या किया, पानी। जैसे ही बीकर के अंदर आपने पानी ले रखा है उसके अंदर KCl डालते हो तो KCl जो होता है वो आयनिक कंपाउंड है, वो पानी में घुल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। फिर आपने डाला उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट भी एक आयनिक कंपाउंड है, वो भी पानी में घुल जाता है। मतलब इसके अंदर आप KCl डालो या AgNO3 डालो, दोनों ही पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। जैसे ही ये दोनों पानी के अंदर सोल्यूबल होंगे, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, AgCl। अब AgCl में होता यह है कि अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, Ag जो है Ag+ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो Cl- की जो आउटरमोस्ट शेल है उसको पोलराइज कर देता है, और कैटाइन विल पोलराइज। जनरली फजान का जो नियम है वो स्मॉल कैटाइंस पे लगता है, पर यहाँ तो अब Ag है जो कैटाइन है, तो Ag+ पे चार्ज अच्छा खासा होता है। तो ये करता क्या कि Cl की आउटरमोस्ट शेल को अपने न्यूक्लियस से खींच के अपने अंदर मिक्स कर लेता है,
जिससे इसके अंदर कोवेलेंसी डेवलप हो जाती है और कोवेलेंट कंपाउंड पानी में सोल्यूबल नहीं होते। इसी वजह से AgCl तुरंत प्रेसिपिटेट हो जाता है पानी के अंदर नीचे की तरफ। जरा अजीब सी बात देखिए, सिमिलरली जब सेम रिएक्शन को जब आप अमोनिया में कराने की कोशिश करते हो तो क्या होता है। इस बार हमने पानी इस बीकर में भर दिया अमोनिया, अमोनिया में हमने डाला इस बार AgCl। अब AgCl जो होता है वो कोवेलेंट है, वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है, लेकिन वो अमोनिया के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आपने AgCl डाला घुल गया, आपने इसमें KNO3 डाला तो KNO3 भी इसके अंदर सोल्यूबल हो गया। जैसे ही AgNO3 के साथ मिलेगा, KCl के साथ मिलेगा, तो KCl जो है वो आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड अमोनिया के अंदर घुलेगा ही नहीं, क्योंकि अमोनिया जनरली जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड्स को जो है घेरने का काम करती है, जबकि पानी जो है वो पोलर कंपाउंड्स को तोड़ता है या पोलर कंपाउंड्स को डिसोसिएट करके उसमें से बहुत सारी हाइड्रेशन एनर्जी निकालता है। तो यहाँ पर जो आपका KCl फॉर्म हुआ है, KCl जो इसमें सोल्यूबल होगा ही नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा, आप उसको फिल्टर से अलग कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए किस वजह से हुआ है, क्योंकि अमोनिया जो है पुअरली डिसोसिएट रहती है, या आप कह सकते हो ये आयोनाइज होती ही नहीं है। भाई जैसे जितना पानी है, पानी बहुत ज़्यादा आयोनाइज होता है, जब वो खुद आयोनाइज होगा तो जो सामने आयंस होंगे उन्हें भी तो आयोनाइज करेगा। अमोनिया जब खुद ही आयोनाइज नहीं हो रही है, इसी वजह से वो सामने वाले आयंस को भी आयोनाइज नहीं कर पाती है। जैसे कि KCl पूरी तरह से पोलर है, सॉरी आयनिक है, और आपका जो अमोनिया है वो पूरी तरह से आयनिक हुई नहीं, टूटी नहीं, तो वो उसके अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाता है, तो आप इसको अलग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट बात इनकी प्रॉपर्टीज की। पानी जो होता है वो खुद अपने आप टूट जाता है, ऑटो आयनाइज हो जाता है। तो पानी कैसे टूटता है, H3O+ और OH नेगेटिव में आप जानते हो। ठीक है, सेम इसी तरह से अमोनिया भी है, वो भी आयनाइज होता है NH4+ और NH2- में। पानी और अमोनिया में अगर हम कंपैरिजन करें कौन ज़्यादा आयोनाइज होगा, तो आप ध्यान रखिएगा अमोनिया बहुत ही मुश्किल से आयोनाइज होता है, बहुत ही पुअरली जो है पोलैरिटी दिखाता है। जब ये पुअर पोलैरिटी दिखाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्टली कांस्टेंट कम है, रीजन वही है इसका। ठीक है, जब पुअर पोलैरिटी दिखाएगा तो आप देख सकते हो इसकी जो वैल्यू होती है, जो इसका हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं, वो 10⁻26 होती है, जबकि हम पानी का निकालते हैं तो वो 10⁻14 होती है। अब 10⁻26 तो बहुत ही कम हो गया। इसी वजह से जो इसकी pH स्केल बनती है वो बनती है 0 से 26 के बीच में। अमोनिया की जो स्केल है वो 0 से 26 है, और जो आपका न्यूट्रल मीडियम है वो 13 पे आएगा, जबकि जो पानी की स्केल है pH की वो 0 से 14 है, उसका जो है न्यूट्रल आपका 7 pH पे आएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए ये वाली बात हो ही गई है, डायरेक्टली कांस्टेंट सबसे ज़्यादा है। सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोरेट वगैरह सब पानी में घुलते हैं। ठीक है, ये लेकिन अमोनिया में नहीं घुलते हैं। मतलब इसको कोवेलेंट कंपाउंड से ज़्यादा मतलब है, इसको आयनिक कंपाउंड से ज़्यादा मतलब है। पानी को आयनिक से, अमोनिया को कोवेलेंट से, एक तरह से कह सकते हो आप। KCl AgNO3, AgCl कोवेलेंट है, पानी में नहीं घुला, प्रेसिपिटेट हो गया। AgCl इसी रिएक्शन को रिवर्स कराया गया, जब AgCl प्लस KNO3, तो KCl आयनिक है, ये एक तरह से कोवेलेंट है, नहीं घुला, प्रेसिपिटेट हो गया, रिवर्स रिएक्शन। अब एक कमाल की रिएक्शन जो इसमें होती है, जो हम ऑर्गेनिक में पढ़ने वाले हैं, वो ये है, अगर मेटल के साथ एल्कली मेटल्स या एल्कलीन अर्थ मेटल के साथ अमोनिया की रिएक्शन कराई जाए और पानी की रिएक्शन कराई जाए तो क्या डिफरेंस आता है। तो देखिए जरा, जैसे ही आप पानी डालते हो मैंने लिया एक बीकर, इसमें भर दिया पानी और इसके अंदर डाला मैंने एल्कली मेटल्स। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने मान लो लिथियम ले लिया। ठीक है, जैसे ही आप एल्कली मेटल्स लोगे तो होता ये है, पानी जो है वो ज़्यादा पोलर होता है, तुरंत टूटेगा H+ और OH- में, और लिथियम जो है एकदम इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे H+ के पास, और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, H+ के पास, और कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले जो पानी होता है वो मेटल के बॉन्ड को तोड़ेगा, जब लिथियम और लिथियम को जो आयंस आपस में जुड़े हुए हैं मेटल बॉन्ड से, उसको अलग कर देगा। उसके बाद जो है मेटल से इलेक्ट्रॉन लेगा और H+ जो है वो रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। लेकिन यही रिएक्शन अब जो अमोनिया के साथ कराई जाती है तो बड़ी अजीब सी चीज़ होती है। अमोनिया का भाई डायरेक्टरी कांस्टेंट बहुत कम है, अमोनिया ने तोड़ ही नहीं पा रहा है। तो जब अमोनिया तोड़ ही नहीं पा रहा है तो होता यह है कि जैसे मान लो यही लिथियम है, लिथियम सबसे पहले क्या करेगा, अमोनिया लिथियम के बॉन्ड को तोड़ देगा, लिथियम को अलग कर दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन भी निकाल देगा, पर इस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से फ्री नहीं कर पाता है अमोनिया। जैसे पानी ने क्या किया, Li को अलग कर दिया, इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया, और वो इलेक्ट्रॉन लिथियम के पकड़ में नहीं है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन ने H+ पे हमला करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर दी। लेकिन यहां पर जो लिक्विड अमोनिया है वो लिथियम को अलग तो कर देता है, ये रिएक्शन जो मैं बता रहा हूं लिक्विड अमोनिया में, इसको अलग तो कर देगा, पर इस इलेक्ट्रॉन को लिथियम से दूर जाने में मदद नहीं करेगा। ठीक है, बस इनको घेर के बैठ जाएगा। लिथियम की चारों तरफ अमोनिया की लेयर बन जाएगी और इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ अमोनिया की लेयर बन जाएगी। इसको आप बोलते हो सॉल्वेटेड मेटल, और इलेक्ट्रॉन को आप बोलते हो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये दोनों पास पास ही रहते हैं, दूर नहीं जा पाते, बस अमोनिया इनको सराउंड करके बैठ गया है, पर इनके संग रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है,
जैसे पानी ने क्या किया, पानी ने इस इलेक्ट्रॉन को खाई गया, पानी का जो H+ था वो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर हाइड्रोजन गैस निकाल दी, पर अमोनिया इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ हाइड्रेट करके बैठा हुआ है, इसको रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या कह सकते हो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन कि जब मेटल के साथ पानी की रिएक्शन कराते हैं तो धमाके के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, पर लिक्विड अमोनिया के साथ जब मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो सिंपल सॉल्वेशन हो जाता है। यहाँ पर H+ यहाँ से निकले ही नहीं, क्योंकि H+ ये देना चाहता भी नहीं है भाई, पानी जो है वो ज़्यादा पोलर है, तुरंत टूटेगा OH- में और H+ में, अमोनिया पोलर है ही नहीं, तो वो रिलेटिवली बात हो रही है, तो अमोनिया लेस पोलर है तो वो H+ मुश्किल से देता है, आप ये कह सकते हो। इसकी वजह से अब इसमें एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए यहाँ पर ये कंडक्टर दिखाए, कंडक्टर है कि नहीं है, तो देखिए खुद ही देखिए, जब मेटल के ऊपर पॉजिटिव आ गया है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव आ गया है तो बहुत अच्छे चार्ज है इनके ऊपर, तो इनकी कंडक्टेंस बहुत जबरदस्त होगी। दूसरी बात, क्या ये पैरामेटिक होगा या फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामेटिक बिहेवियर भी दिखाएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, इनका कलर जो है वो ब्लू होता है, वो ब्लू कलर मेटल की वजह से नहीं आया है, वो ब्लू कलर इस इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी वजह से अगर मैं मेटल बदल भी दूं तो कलर ब्लू का ब्लू ही बना रहता है, कलर में कोई चेंज नहीं आता, चाहे सोडियम लो, चाहे लिथियम लो, चाहे पोटेशियम लो, चाहे कोई और मेटल लो। अगली बात, ये इस मेथड को आप यूज करते हो फॉर कंट्रोल रिडक्शन प्रोसेस, मतलब आपको मान लो 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कराना है कहीं, इसको तो मैं यूज ही नहीं कर सकता इस मेथड को, क्यों? क्योंकि यहां पर सोडियम धमाके के साथ एकदम सारे इलेक्ट्रॉन फेंक देता है। लेकिन अगर आपको कहीं एक ही इलेक्ट्रॉन देना है तो आप सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप वहां पर बर्च रिडक्शन अगर जैसे कराना है आपको, या 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कराना है आपको, तो आप ऐसे केस में आप इस मेथड को यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे एक रिएक्शन है, आप देख सकते हो, Li ने जब O2 के साथ रिएक्ट किया तो एक धमाके का सीधा Li2 बन गया, मैं इसे बीच में रोक ही नहीं पाऊंगा। जरा खुद देखिए, Li यहाँ कितने में था? 0 में, और यहाँ कितने में पहुंच गया? या ऑक्सीजन कितने में था? यहाँ 0 में, और कितने में पहुंच गया ऑक्सीजन? सीधा 2- में, मतलब यहाँ तो नॉर्मल ऑक्साइड बन गई ऑक्सीजन की। लेकिन मुझे नहीं बनानी नॉर्मल ऑक्साइड, मुझे बनानी है इसकी पहले सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, मैं कोई और ऑक्साइड बनाना चाहता हूँ, मैं नॉर्मल बनाना नहीं चाहता। तो मेरे पास एक तरीका है बहुत अच्छा, मैं इससे रिएक्शन कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले लिथियम लिक्विड अमोनिया में आप डालो O2, अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बनेगी तुम्हारी सुपर ऑक्साइड। उसके बाद मुझे एक और इलेक्ट्रॉन दिलवाना है इसको, फिर करा दो इसकी रिएक्शन लिक्विड अमोनिया के साथ, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो बन गया ये पर ऑक्साइड। तो ये कंट्रोल्ड रिएक्शन है, ये एकदम नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ फेंक दो और आप सीधा नॉर्मल ऑक्साइड तक चले जाओ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करता है, ठीक है। जबकि बाकी ये वाला जो मेथड है पानी के साथ मेटल डालने वाला, ये बड़ा ही विग्रस है, बहुत धमाके के साथ रिएक्शन होती है। हालांकि लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन बड़ी कम विग्रस देखी गई है। क्यों? क्योंकि लिथियम का चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ी सी वो आनाकानी करता है, तो लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन थोड़ी कम एक्सप्लोजिव होती है। जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के साथ बड़ा धमाके के साथ रिएक्शन होती है पानी की। जबकि लिक्विड अमोनिया के साथ तो रिएक्शन धमाके के साथ होती ही नहीं है, इसमें तो बस ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाता है और कोई विग्रस रिएक्शन नहीं, कोई हीट निकलती नहीं है, कुछ भी होता नहीं है। पर ये है बड़ा काम का, क्योंकि कंडक्टेंस हाई, पैरामेटिक कैरेक्टर है, ब्लू कलर है सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत अच्छा बेस है, ठीक है। क्योंकि ये बेस भी तो है, अगर हम बात करें ये NH2 नेगेटिव इसमें जो बन रहा है वो खुद ऐसे बेस काम कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही बेसिक होते हैं, ठीक है। पीएच स्केल की बात हमने कर ही ली है, ठीक है। बेरिलियम जो है, अच्छा एल्कली मेटल्स तो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर ही रहे हैं, एल्कलीन अर्थ मेटल में बेरिलियम के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। रीजन वही है कि बेरिलियम में जेड स्टार ज्यादा है तो वो अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करता है। बाकी सारे के सारे इसके संग सॉल्यूशन बनाएंगे और जनरली ब्रॉन्ज कलर के सॉल्यूशन बनाते हैं ये, अच्छा सॉरी जनरली ब्लू कलर के सॉल्यूशन बनाते हैं ये। हाँ, अब एक बात ये है कि जो इनका ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना है, अगर मैं इसके अंदर और ऊपर से सोडियम डालता चला जाऊं, मैं अगर एक रिएक्शन समझाऊं आपको, मान लो मैंने लिया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो होगा ये कि सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन को अमोनिया घिरेगी, और सोडियम के पास में इलेक्ट्रॉन अमोनिया घिर लेगी। कलर जो आएगा वो इसकी वजह से आएगा, सॉल्वेट इलेक्ट्रॉन की वजह से, कंडक्टेंस दोनों की वजह से आएगा, पैरामेटिक कैरेक्टर जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। अब यहां पर मैं जो ब्लू कलर है, अगर मैं इसमें और सोडियम डालता चला जाऊं, Na बढ़ाता चला जाऊं, तो होगा ये कि पहले ही टूट नहीं रहा था वो अमोनिया, अब आप और सोडियम डाल रहे हो तो अब सोडियम पास आने लग जाएंगे। अमोनिया तो चाहिए, अमोनिया तो और टूटेगा ही नहीं, कोई अमोनिया तो आप डाल ही नहीं रहे हो। अब सोडियम पास आने लगते हैं, तो ये सोडियम पास आने लगेंगे तो यहाँ पर क्लस्टर्स बनने लग जाते हैं सोडियम के, इसका ब्राउन कलर होने लगता है। तो एग्जाम में तुमसे कोई पूछे कि जब आपने सोडियम डाला लिक्विड अमोनिया में तो कैसा कलर आया, तो आप बताओगे ब्लू आया। फिर कहोगे जब फर्दर एक्सेस में सोडियम डालते चले जाओगे तो अब कैसा सोल्यूशन का कलर होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे वहां पर ब्रॉन्ज कलर हो रहा है। रीजन इज कि वहां पर जो है क्लस्टर्स बने लग गए हैं मेटल के, उनकी डेंसिटी काफी कम होती है इसलिए वो ऊपर होते हैं और आपका जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है वो नीचे रहता है, ठीक है। तो आप ये बात भी कह सकते हो यहाँ पर। इसके बाद हम बात करें
इसकी कुछ सिमिलरिटीज क्या क्या है सोडियम की, अमोनिया की और पानी की। तो पानी भी ऑटो आयनाइज होता है H3 प्लस OH माइनस में, अमोनिया भी सेम ऑटो आयनाइज होता है NH4 में और NH2 माइनस में, ठीक है। इसकी ऑटो आयनाइजेशन की जो पावर है वो ज्यादा है पानी की, अमोनिया की पुअर है क्योंकि इसका डायरेक्टरी कांस्टेंट भी कम है, उसका ज्यादा था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन जो होती है जैसे KOH और HCl, इन दोनों को मिलाया तो क्या बना KCl और पानी, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, यहां पर भी होती है KNH2 और NH2I, तो क्या बन गया अमोनिया और KI, तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो कॉमन चल रही है दोनों में। जिंक को जब आप हाइड्रोक्साइड में डालते हो तो पीपीटी बनती है जिंक हाइड्रोक्साइड की, और आप और OH नेगेटिव डाल दोगे तो वो घुल जाएगा। ये रिएक्शन सेम चलती है पैरेलल NH2 के साथ। जिंक में आप NH2 नेगेटिव डालिए तो पीपीटी बनेगी, और उसको एक्सेस में NH2 नेगेटिव डाल दोगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स बना के नहीं सोल्यूबल हो जाएगी। क्लोरीन को अगर हाइड्रोलिसिस करते हो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो वहां हो जाता है डिसप्रपोर्शनेशन, इसको आप सॉल्वोलिसिस भी कह रहे हो, क्यों? क्योंकि आप पानी में डाल रहे हो ना क्लोरीन को, सॉल्वोलिसिस तो हो ही रही है इसमें, ठीक है। और दूसरा डिसप्रपोर्शनेशन क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि यहाँ क्लोरीन +1 में पहुंच गया और क्लोरीन -1 में, जो कि पहले 0 में था। एक बार इसकी क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है और एक बार इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है। बाकी पीओ सेम ये रिएक्शन यहाँ भी होती है, देखिए अमोनिया में कराई क्लोरीन को तो यहाँ भी इसकी सॉल्वोलिसिस हुई और डिसप्रपोर्शनेशन हो गया, Cl पहुंच गया +1 में और यहाँ पहुंच गया -1 जो पहले कितने में था 0 में था। अगर हम POCl3 की हाइड्रोलिसिस करें तो तीनों Cl को हट के क्या लग जाएगा भाई, तीनों Cl का हाइड्रोलिसिस कर दो आप नॉर्मल जैसे ऑर्गेनिक में करते हैं, इन तीनों Cl को हटाओ और यहाँ OH लगा दो पानी का, हो गई देखो हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सेम यहाँ पर भी तीनों Cl को हटाओ और NH2 लगा दो, हो गई हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये रिएक्शन भी नॉर्मल है, पैरेलल है, ये एक थोड़ी स्पेशल रिएक्शन है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। जब आप S8 में अमोनिया डालते हो, S8 क्राउन शेप का होता है ना, अमोनिया डालते हो तो यहाँ इसका डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है, ठीक है। देखो S2 नेगेटिव हो गया और यहाँ एक S पॉजिटिव में चला गया है, ठीक है। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर से, तो यहाँ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये ब्लू कलर का सोल्यूशन भी होता है ये, ठीक है। ये इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। इसके बाद जो कुछ और इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हम लिक्विड अमोनिया की पानी से तुलना करें कि ये एसिडिक ज़्यादा होगा या बेसिक ज़्यादा होगा कोई इसके अंदर, तो देखो अगर मैं बात करूँ HClO4 की, तो ये परक्लोरिक एसिड जो होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मैं पानी में डालूंगा इनको, पानी में चेक करूंगा, पानी के सामने तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पानी में जो चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है वो अमोनिया में भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, क्यों? क्योंकि अमोनिया तो बेसिक है एक तरीके से, भाई जो चीज़ पानी में जो न्यूट्रल है उसमें एसिड है, वो बेस में तो एसिड होगी, तो HClO4 दोनों में एसिड है। एसिडिक एसिड जो पानी के अंदर एक वीक एसिड माना जाता है वो अमोनिया में जाके स्ट्रांग हो जाता है, क्यों? क्योंकि पानी के अंदर ये टूट कम रहा था, लेकिन अमोनिया तो बेसिक है, तो बेसिक तो इसको जल्दी तोड़ेगी, क्योंकि बेस का काम क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो एग्जाम में पूछता है वो कि बताइए जो वाटर है वो एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड है वाटर में कैसा है, तो आप क्या बोलोगे? वीक एसिड है। लेकिन अमोनिया में वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिमिलरली यूरिया तो एसिडिक होता ही नहीं है, टूटता ही नहीं है, यूरिया होता है NH2CONH2। जो आपका यूरिया है ये तो बहुत ही ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक ही नहीं हो रहा, ये ब्रेक ही नहीं होता, ये नॉन डिसोसिएटेड रहता है। तो सोचिए जो टूट नहीं रही थी अमोनिया में डाल के टूटने लग गई, क्योंकि अमोनिया बेसिक ज़्यादा होता है इसकी तुलना में पानी के में, तो उसने इसका H खींचना शुरू कर दिया होगा ना, तो देखो वीक एसिड बन गया कि नहीं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। वो पूछे यूरिया जो है अमोनिया में क्या है, तो क्या बोलूँगा? वीक एसिड। पानी में क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है, टूट ही नहीं रहा, अनडिसोसिएटेड फॉर्म, सॉल्ट की तरह रहता है एक तरह से, सॉल्ट की तरह भी, मतलब H+ नहीं देता है, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसको, वीक इलेक्ट्रोलाइट से बेटर है, आप इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलो, वीक भी नहीं है ये, क्या है ये? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, टूट ही नहीं रहा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये वाली रिएक्शन की हमने बात कर ली कि ये बहुत ही कंट्रोल्ड रिडक्शन में यूज होता है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है एक टाइम पर। जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपकी मर्जी है ना, आप पहले O2 को O2- बनाओ, फिर O2- को O2 बनाओ, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो बनाना चाहते हो बना सकते हो। कुछ रिएक्शंस हैं इसकी जो बड़ी काम की हैं। देखो अगर हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में चाहें लिक्विड अमोनिया और मेटल डालें तो उसका रिडक्शन हो सकता है। Mg लिक्विड अमोनिया डाला तो देखिए Pt+2 में था, कितने पहुंच गया? Pt कर दिया रिडक्शन, पहुंचा दिया 0 में। यहाँ पर MO मोलिब्डेनम कितने में? 0 में। सोडियम लिक्विड अमोनिया डाला तो पहुंचा दिया इसको, देखो कितने में? 4- में। यहाँ पर गोल्ड कितने में था? 0 में, कर दिया देखो रिडक्शन, पहुंचा दिया -1 में। बिस्मुथ कितने में था? 0 में, पहुंचा दिया देखो इसको 3- में। सल्फर कितने में था? 0 में, पहुंचा दिया 2- में। निकल कितने में? यहाँ 2+ में, पहुंचा दिया इसको 0 में रिडक्शन करके। तो आप ये देख सकते हो Mn कितने में? यहाँ पर +7 में, पहुंचा दिया इसको +6 में। Fe कितने में? 0 में, पहुंचा दिया इसको 2- में रिडक्शन करके, -2 में। देखो टिन कितने में? 0 में। यहाँ पर टिन को जब लिक्विड अमोनिया डालते हैं तो यहाँ जिंटल आयन बनते हैं।
ठीक है, आगे इसको हम फर्दर देखते हैं कि क्लस्टर स्कीम में हम पता करते हैं कि ये क्लोजो है कि नीडो है, वो सब भी निकालते हैं। तो टिन मेटल्स में, टिन में लेड के भी बन सकते हैं जिंटरलाइन, ठीक है, बिस्मिथ के बनते हैं, इनके इंटरमिक्स होके अलग अलग मेटल लेके भी बनते हैं, SnPb का या SnBi का, इस तरह के जिंटरलाइन भी बना सकते हो आप, मतलब इनका रिडक्शन ही हुआ है कुल मिला के। यहाँ पर देखें जैसे Mg2Si में अमोनियम ब्रोमाइड डालें तो देखिए क्या होता है। अगर हम देखें अमोनियम ब्रोमाइड एक्चुअली NH4+ का सोर्स है, और NH4+ देखिए अमोनिया जब डिसोसिएट होता है तो NH4+ जो कि एसिड है, और ये क्या है NH2- बेस है, एक तरह से एम्फीप्रोटिक टाइप का हो रहा है यहाँ पर, ये दोनों दे रहा है, ये एसिड भी दे रहा है और बेस भी दे रहा है। तो NH4+ एसिड का सोर्स है, तो जरा ये क्या देगा, ये एसिड देगा। अगर ये एसिड देगा तो आप जानते हो Mgp+ होता है, Si होता है, तो Si- है और ये दे रहा है H+, तो पक्की बात है सिलेन बनेगा, बन गया सिलेन। Mg कैसा है पॉजिटिव, तो Br मिलेगा, तो MgBr2 बनेगा। बाकी अमोनिया बेचारी अलग हो गई तो अलग है। ये सल्फामिक एसिड है, बड़ी काम की है, ये बड़ी अजीब चीज है। पानी में जब आप इसको रिएक्शन कराते हो तो ये मोनोबेसिक बनती है, क्योंकि पानी न्यूट्रल है एक तरह से, लेकिन अमोनिया जो है वो बेसिक है, और बेस जो है पावर रखता है, एसिडिक हाइड्रोजन खींच लेगी, तो ये यहां से 2 खींच लेता है, पानी सिर्फ एक ही खींच पाता है। तो पानी के अंदर कैसी है ये मोनोबेसिक एसिड, कौन सा H निकलेगा, सिर्फ OH वाला। लेकिन जब आप अमोनिया में इस रिएक्शन को कराते हो या लेते हो या रिएक्शन कराते हो कह सकते हो, तो एक H तो इसका खींच लेती है अमोनिया, और एक H NH2 का, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, ये डाई बेसिक होता है और ये मोनोबेसिक होता है पानी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ आज हमने खाली जो चीज़ें देखी हैं वो यही देखी कि हम यहाँ पर क्यों यूज़ करने वाले हैं लिक्विड अमोनिया को पानी के ऊपर, मतलब हम पानी को क्यों नहीं ले रहे हैं, हम लिक्विड अमोनिया को क्यों यूज कर रहे हैं एल्कली मेटल के साथ या एल्कली अर्थ मेटल के साथ फॉर ब्रिच रिडक्शन। आगे जो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम मेनली देखेंगे कि ये जो ब्रिच रिडक्शन के अंदर हम सोडियम लिक्विड अमोनिया या लिथियम लिक्विड अमोनिया जनरली यूज करते हैं, तो उनको क्यों यूज कर रहे हैं हम। रीजन यही है कि ये बहुत ही कंट्रोल्ड रिडक्शन करता है और 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करता है, जबकि आप पानी के साथ अगर इनको लेते हो एल्कली मेटल को तो धमाके के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो रिएक्शन कंट्रोल में नहीं आती है, काफ़ी एक्सोथर्मिक भी होती है, काफ़ी एक्सप्लोसिव भी होती है। जबकि सोडियम के साथ रिएक्शन शांति से हो जाती है। बस एक ही प्रॉब्लम आती है कि आपको टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ता है, जो थोड़ा मुश्किल है। उसकी जगह पे आप टेम्परेचर 25 डिग्री रख सकते हो अगर आप ET2NH या ETNH2 अमीन ले लो तो। कई बार सॉल्वेंट एल्कोहल भी लिया जाता है इसके संग, ठीक है। ये दोनों आप यूज़ कर सकते हो, इसको आप 25 डिग्री तक भी यूज़ कर सकते हो। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस सब की बहुत सारी रिएक्शन, ब्रिच रिडक्शन के जो एग्जांपल्स होंगे वो देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।